हाय दोस्तों, वेलकम टू द आईवी टेक्निकल क्लासेस। चलिए, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात किए थे। चलिए देखिए, पीछे हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पॉइंट बात किया, मोटर के रेटिंग के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। अब देखिए, इंडस्ट्रियल ड्राइव में जितना भी आप लोगों ने चीजें देखा सब ऑटोमेटेड है और कहीं ना कहीं आपका डीसी मोटर्स का यूज होता है, तो उसी मोटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में आपके सिलेबस में, अगर सिलेबस में बात करें तो क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है डीसी सीरीज मोटर, एक आपको पढ़ना है डीसी शंट मोटर, और आपको पढ़ना है कंपाउंड मोटर के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको कुछ और भी मोटर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। ये सभी क्या चीजें होती है, फर्दर आगे के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। देखिए, अब बात आई कि इन सभी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर को पढ़ने से पहले इसका एप्लीकेशन आया होगा। अब देखिए, अगर बात करें पीएमडीसी मोटर की कि ये पीएमडीसी मोटर क्या होता है। देखिए, परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मोटर होता है, एक्चुअल में आपका क्या होता है, एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो मोटर होता है उसी प्रकार से होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मल आप कन्वेंशनल मोटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, दो चीज होता है। पहले मोटर की अगर बात करें तो मोटर की अगर बात करें डीसी मोटर की, इसकी डीसी मोटर की, इसका दो पार्ट होता है। एक तो आपका होता है आर्मेचर वाइंडिंग में अगर बात करें तो एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। अब ये बताइए, आर्मेचर वाइंडिंग कहां रखा होता है, तो रोटर पे रखा होता है, और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रखा है। अब ये बताइए, आर्मेचर वाइंडिंग का वर्क क्या होता है, टू कैरी द करंट एंड डिलीवर द करंट। यही काम होता है आर्मेचर वाइंडिंग का। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, नहीं बताया तो समझ लीजिए। टू कैरी द करंट एंड टू डिलीवर द करंट इज दैट इज द वर्क ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, अब देखिए फील्ड वाइंडिंग का क्या काम होता है। फील्ड वाइंडिंग का मेन जो वर्क होता है वो केवल फ्लक्स को प्रोड्यूस करना है, यानी मैग्नेट बनाना, यानी मैग्नेट बनाना। तो एक नॉर्मल कन्वेंशनल मोटर ले, ठीक है, अब उसके स्टेटर पे अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग यूज करें तो फील्ड वाइंडिंग की जगह यूज ना करके हम लोग फील्ड मैग्नेट यूज करें। फील्ड मैग्नेट कहने का मतलब एक परमानेंट मैग्नेट की हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना रहे हैं। क्या करें, हमको दोनों, केवल हमको क्या चाहिए, मैग्नेट डायपोल चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट न बनाकर हम लोग क्या कर लेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करवाएंगे फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। या फिर एक परमानेंट मैग्नेट रख देंगे किसके, स्टेटर पर, परमानेंट मैग्नेट ही स्टेटर पर रख देंगे। तो उस प्रकार के डीसी मोटर को हम लोग बोलते हैं पीएमडीसी मोटर। क्या बोलते हैं, पीएमडीसी मोटर। अब देखिए, पीएमडीसी मोटर की अगर मैं बात करूं, पीएमडीसी मोटर की, पीएमडीसी मोटर की अगर मैं पीएमडीसी मोटर की बात कर रहा हूं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए। क्या होगा कि एक तो पहले ये आर्मेचर हो गया, अब आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपने फील्ड की जगह क्या कर लिया, परमानेंट मैग्नेट यूज कर लिया। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आप क्या कर लिए, फील्ड मैग्नेट्स को यूज कर लिए। तो ये कौन सा मोटर हो गया, ये आपका हो गया परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर। और डीसी मोटर के केस में आपका करंट क्या होता है, इंटर लिया जाता है, कहां से, सप्लाई से लिया जाता है। क्लियर हुआ सबको बात। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज डीसी सीरीज मोटर के बारे में। ये डीसी सीरीज मोटर क्या होता है। अब मैंने नॉर्मल मोटर के बारे में आप लोग पढ़ा होगा कि नॉर्मल मोटर के बारे में बात करें तो एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होता है आपका फील्ड वाइंडिंग। सभी को बात क्लियर है। यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में आ जाए तो उस प्रकार के डीसी मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज मोटर। देखिए क्या होता है, मोटर की अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मोटर की बात करें तो डीसी मोटर का डायग्राम क्या होता है, एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड वाइंडिंग यूज किया जाता है। आर्मेचर कैरी करंट के लिए होता है और फील्ड वाइंडिंग मैग्नेट बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में क्या मैंने कर दिया, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को लगा दूं, फील्ड वाइंडिंग को लगा दूं, ये मोटर का केस होता है। मोटर के केस में आप सप्लाई देते हैं टर्मिनल पे, ये मोटर का
ईएमएफ हो गया, यानी आर्मेचर ईएमएफ और आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया आरएस। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? डीसी सीरीज मोटर के बारे में। किसकी बात कर रहा हूं? डीसी सीरीज मोटर के बारे में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होगा, आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीसी सीरीज मोटर। अब ये बताइए, डीसी सीरीज मोटर के अंतर्गत जो ये फील्ड वाइंडिंग यूज होगी उसका क्रॉस सेक्शन थिक होगा या थिन होगा? क्या बोलेगा? अपने से आंसर दीजिए एक बार, दे दिए सब कोई। अब देखिए मैं बता रहा हूं क्या होता है डीसी सीरीज मोटर के केस में। आप बताइए, आप जानते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग का मेन काम क्या होता है? तो करंट को डिलीवर करना और करंट को कैरी करना। क्लियर है बात सबको? डिलीवर करना और लेना काम होता है, यानी लेने देने का बस काम होता है। अब देखिए, जब ये करंट कैरी कर रहा है तो ऑब्वियस जानते हैं कि आर्मेचर जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आर्मेचर कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते जाते हैं। अब देखिएगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है हाई अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करता है, ये सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन फील्ड वाइंडिंग पर केवल क्या होता था? जो स्टेटर पर फील्ड मैग्नेट यूज किया जा रहा था, जो केवल मैग्नेट बनाने का काम करता था और उसका कुछ काम नहीं था ताकि मेरा टॉर्क डेवलप हो जाए, क्योंकि टॉर्क डेवलप होने के लिए दो गो फ्लक्स चाहिए हमको, है ना। आप लोग जानते हो कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेटर का फ्लक्स इनटू रोटर का फ्लक्स होता है, आप लोग सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, आप डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है हाई अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करता है या डिलीवर करने का काम करता है। अगर ये हाई अमाउंट ऑफ करंट को डिलीवर करता है, कैरी करता है, और इसके ही सीरीज में अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा हूं और इस सीरीज और फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन को थिन रखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई। जब अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई तो इसमें ड्रॉप क्या? हाई। ड्रॉप हाई तो फिर ये बताइए आई स्क्वायर आर बी लॉसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ा तो ऑब्वियस बात है इसमें हीट डेवलप होगा, आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा? वाइंडिंग हीट होगा और जल जाएगा। तो जब जल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर कोई क्या हो जाएगा? ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, फिर से हमको वाइंडिंग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसका हम क्रॉस सेक्शन क्या रखते हैं? हाई। क्या रखते हैं? क्रॉस सेक्शन हाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको रिमेंबर हमेशा रखना है कि डीसी सीरीज मोटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग लगा होता है और इस फील्ड वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हाई अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करता है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट को क्या करने के लिए, सहने के लिए क्या बोलते हैं उसको, जो भी है इंग्लिश में, आपको सहने के लिए क्या चाहिए? इसका क्रॉस सेक्शन हाई चाहिए, क्योंकि आर्मेचर करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। सबको क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, चलिए अब देखिए डीसी सीरीज मोटर के केस में अगर ये बताइए इसका टर्मिनल वोल्टेज V है, इसका रेजिस्टेंस RAC है, तो इसका कुछ RA अपना रेजिस्टेंस है, EMF EA डेवलप हो रहा है, आर्मेचर EMF। अब बताइए इसमें ये ब्रश लगा है तो इस ब्रश का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप करवाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो ड्रॉप करवाने वाला है क्या है? VVD ड्रॉप करवाएगा। कितना ड्रॉप कराएगा? ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? VVD होगा। अब इक्वेशन यहां पर लगाइए, केवीएल लगाइए। देखिए ये प्लस टू माइनस, ये ऑब्जर्विंग फिलामेंट होता है। अब देखिए इसका भी प्लस टू माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां से आप केवीएल लगाइए, केवीएल लगाइए, अप्लाई केवीएल। चलिए ये बताइए आपने सप्लाई कितना दिया? डी, यानी माइनस टू प्लस, क्या घाटा से फायदा, तो घाटा से फायदा के लिए प्लस। अब आइए फायदा से घाटा, फायदा से घाटा तो माइनस कितना? तो यहां पर मान लीजिए करंट फ्लो रहा है IL और इसमें जा रहा है IA, तो कितना हो जाएगा? IL इनटू IC। फिर देखिए प्लस टू माइनस, यानी फायदा से घाटा माइनस EA। और देखिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस में तो सेम इसी का पोलैरिटी भी यही होगा, तो IA इनटू R, ठीक है। अब देखो ये VVD का भी सेम होगा पोलैरिटी, यानी VVD, क्योंकि ड्रॉप करवा रहा है तो इक्वल टू 0, क्योंकि क्लोज लूप पाथ में क्या होता है? KVL 0 होता है। क्लियर हुआ सबको बात? अब देखो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टोटल EMF का बताओ, जब मैंने सप्लाई किया तो ये जो EMF डेवलप हो रहा है आर्मेचर EMF, इसका अमाउंट कितना होगा? तो आप क्या कीजिए इस EMF को इधर भेज दीजिए, तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज माइनस IL इनटू RAC माइनस
IA into RA minus VBD। क्लियर है सबको बात? अब आपसे पूछ दे यहाँ से, अच्छा यहाँ पर बताइए डीसी सीरीज मोटर के केस में ये देखिए जो आईएल करंट फ्लो हो रहा है इसमें वही आईए है कि नहीं है? है। देखो आईएल यहाँ से चला और यही जा रहा है आर्मेचर के कंडक्टर में, यानी फील्ड का करंट आर्मेचर का भी करंट सेम है। तो फील्ड का करंट और आर्मेचर का करंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आईए जो है वही आईएल है। जब आईए आईएल के बराबर तो यहाँ पर और मैं क्या लिख सकता हूँ कि ईए बराबर V माइनस आईए इनटू आरएसी माइनस आईए इनटू आरए माइनस VBD हो जाएगा। ठीक है, ये विजुअल नहीं हो रहा था तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, नीचे क्या रखा हूँ इसके जगह आईए लिख रहा हूँ, चाहे यहाँ पर लिख लीजिए आप फिर से। क्या होगा ईए बराबर V माइनस आईए इनटू आरएसी माइनस आईए इनटू आरए माइनस VBD। अब देखो ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ पर कॉमन ले लो V माइनस आईए इनटू आरएसी प्लस आरए माइनस VBD। आप VBD को भी निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल डीसी मशीन के अंतर्गत क्या होता है दो वोल्टेज ड्रॉप होता है और लार्ज डीसी मशीन जब यूज कीजिएगा तो ये 0.5 वोल्ट होता है, ये कांस्टेंट होता है। आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना निगलेक्ट भी कर सकते हैं तो इतना आपको मिलेगा। यानी ईएमएफ का इक्वेशन क्या मिल गया डीसी सीरीज मोटर के केस में V माइनस आईए इनटू आरएसी प्लस आरए। अगर आपको रखना है तो थोड़ा वोल्टेज रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो डीसी सीरीज मोटर के बारे में इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब मोटर देखते हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। देखिएगा जल्दी हो जाएगा आप लोग का, और ध्यान दीजिएगा ये सभी केवीएल इक्वेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ न्यूमेरिकल जो होता है इस पे बहुत सिंपल ही पूछा जाता है, लेकिन जिस बच्चे को ये पता रहता है कि डीसी सीरीज मोटर में क्या केस होता है वही ये सब क्वेश्चन को हैंडल कर पाता है। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। ये डीसी शंट मोटर क्या चीज होती है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। देखिए आप लोग को अब मैं बात करता हूं डीसी शंट मोटर। जैसे मैंने डीसी सीरीज मोटर में बोला कि दो वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग एक फील्ड वाइंडिंग। यानी आर्मेचर वाइंडिंग के जब सीरीज में आ जाता है फील्ड वाइंडिंग तो उसको क्या बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। यदि शंट मोटर की बात करते हैं तो उसी आर्मेचर के अगर पैरेलल में क्या आ जाए आपका फील्ड वाइंडिंग हो जाए तो वो डीसी शंट मोटर होता है। याद रखिएगा यदि इसके पैरेलल में क्या आ जाए जो फील्ड वाइंडिंग था इसके पैरेलल में वो फील्ड वाइंडिंग आ जाए तो वो कौन सा मोटर हो जाएगा डीसी शंट मोटर। देखिए ये आपका टर्मिनल वोल्टेज मोटर के केस में आप सप्लाई देते हैं V, ये आपका ईएमएफ E, इसका रेजिस्टेंस RA पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें मान लीजिए इससे इधर से करंट निकला IL, इसमें इंटर किया IA, यहां से मान लीजिए ISH करंट गया, इसका RSH वैल्यू है। चलिए देखिएगा डीसी शंट मोटर के केस में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए डीसी शंट मोटर के केस में आप मैंने क्या बोला कि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में क्या होता है फील्ड वाइंडिंग होता है, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग। अब ये शंट फील्ड जो है इसका जो है नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है हाई होता है और ये थीन रखा जाता है। क्या रखा जाए थीन, क्योंकि आप बताइए अब आर्मेचर में करंट काफी अमाउंट में हाई अमाउंट में करंट को कैरी करता है तो ऑब्वियस बात है इसमें लो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको फील्ड प्रोड्यूस करना है, हमको फील्ड से काम है ना बस, और तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कम ही रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये सीरीज में लगा दिया जाएगा सीरीज मोटर के केस में तो ये दोनों जो होता है जो ये करंट कैरी करेगा ये भी करेगा, तो ये हाई अमाउंट में करंट करेगा तो ऑब्वियस बात है ये भी करेगा, तो हाई अमाउंट में करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा लो करना पड़ेगा। तो डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या किया जाता है सॉरी क्रॉस सेक्शन क्या किया जाता हाई किया जाता था ना, तो इसमें भी क्या करना पड़ जाता हाई पड़ जाता, लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा लो, क्योंकि ये करंट हाई अमाउंट में कैरी करेगा इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो ये हाई अमाउंट में करंट में कैरी करेगा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इसकी अपेक्षा कम होगा। क्लियर हुआ सबको बात? अगर इसका रेजिस्टेंस जब कम रखेंगे तभी तो हाई अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करेगा। क्लियर हुआ? इससे तो हमको ज्यादा काम नहीं है, केवल फील्ड प्रोड्यूस करना है मैग्नेट बनाना है, लेकिन ये करंट को कैरी करना है डिलीवर करने का और करंट को लेने का काम करता है। ठीक है, ये डीसी शंट मोटर का कंस्ट्रक्शन की बात हुआ। अब आपसे पूछ दे कि इसमें केवीएल इक्वेशन कितना होगा, तो आपसे कोई पूछ दे देखिएगा ध्यान से ये टोटल वोल्टेज कहने का मतलब क्या हुआ आपने टोटल वोल्टेज कितना दिया V दिया, तो देखो यहां से कितना IL फ्लो हो रहा है इसमें IE इसमें ISH, इसमें KVL लगाओ इस वाले पार्ट में यहां से लगाओ ऐसे KVL लगाओ, देखो माइनस से प्लस फायदा V। अब देखो IA तो IA into RA
आरए कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं समझ में आता है तो क्या करिए कि इस आरए को आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बाहर दिखा लीजिए। अब जानते हैं रेजिस्टेंस ऑब्जर्विंग एलिमेंट होता है तो +2 माइनस ये आईए करंट फ्लो हो रहा है तो +2 माइनस, जब +2 माइनस थे तो फायदा से घाटा तो माइनस आईए इनटू आर, आईए इनटू आर। अब देखिए फिर से +2 माइनस कितना ईए। अब इसका ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ, वो घटा लीजिए -VVD और ये आपको मिल जाएगा क्या ईए के बराबर, क्योंकि सॉरी 0 के बराबर, क्योंकि क्लोज लूप पाथ में केवीएल क्या होता है 0 होता है ना। चलिए अब आप यहां से पूछ दे कोई आपका आर्मेचर ईएमएफ कितना होगा तो V माइनस IA इनटू RA माइनस VB। देखिए कैसे होगा, मैंने इसको इधर भेज दिया बस और ये आईडीटीज आपका रह गया। देखिए क्लियर हुआ सबको बात। अब देखिए अब आपसे पूछ दे कि इसमें ये बताइए हमको, ये तो हुआ आर्मेचर ईएमएफ। अब आपसे पूछ दे कि इसमें ISH का वैल्यू कितना होगा। देखो ये जितना वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस भी वोल्टेज डेवलप होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम, जितना इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V, इस टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज V, तो इसके क्रॉस कितना V। तो ऑब्वियस बात बताओ V बराबर क्या होता है I into RSH होगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पर IA है तो IA लिख देते हैं, अब RSH है तो RSH लिख दो, स्मॉल में लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा RSH। अब देखो अब आपसे क्या पूछा गया था कि IA का वैल्यू क्या होगा, तो IA इसमें ISH हो रहा है, सॉरी ये IA है, ये क्या है ISH है, ये ISH है। तो ISH कितना होगा V बाई, यहाँ से सिंगल कर लो ISH को तो V बाई RSH। ये तुम्हारा हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट। अब आपसे कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि, और आपसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, दे देगा कि शंट मोटर है और उसका शंट रेजिस्टेंस दे देगा, करंट इतना फ्लो हो रहा है, तो आप बताइए टोटल वोल्टेज कितना होगा जो आप अप्लाई किए हैं टर्मिनल पे, तो आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए ये डीसी शंट मोटर हो गया। अब कंपाउंड मोटर के बारे में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कंपाउंड मोटर, ध्यान दीजिएगा। देखिए कंपाउंड मोटर की जब भी बात करते हैं तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा, कुछ कॉम्बिनेशन किया होगा। आप देखिए आपने जहां तक डीसी मोटर की बात किया तो इसमें आपने दो बात किया, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर। इन दोनों के एप्लीकेशन को ही यूज करके आपका कंपाउंड मोटर बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या लगाया सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाया, डीसी शंट मोटर के केस में पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग लगाया। अब इन्हीं सीरीज फील्ड वाइंडिंग और पैरेलल फील्ड वाइंडिंग यानी शंट फील्ड वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन से जो मोटर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड मोटर। ठीक है क्लियर होगा। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहने वाला है कंपाउंड मोटर। चलिए ध्यान से देखिएगा कंपाउंड मोटर क्या होता है। मैंने क्या बोला कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर जो कंपाउंड मोटर बनाया जाता है। अब इन्हीं के कनेक्शन के आधार पे ये जो कंपाउंड मोटर है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब कौन कौन सा है। एक तो होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जस्ट इसके पिछले सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, और एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अब देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर नाम से ही पता चल रहा होगा शॉर्ट शंट। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए कैसे आपने आर्मेचर का, ठीक है, इसमें दो चीज यूज होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग एक फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग में दो फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक शंट फील्ड वाइंडिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, एक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। इन्हीं के कनेक्शन के आधार पर आपका जो कंपाउंड मोटर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर क्या होगा, तो देखिए शॉर्ट शंट किसको बोलेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, चाहे यहां से देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, देखिए यदि आर्मेचर के, ध्यान से सुनिएगा, यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग यानी शंट फील्ड वाइंडिंग लगा दिया जाए तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कौन होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग होता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगा दें तो इस प्रकार की मशीन को हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। अब जब इस शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन में आप यहां से सप्लाई देंगे तो इसको बोल देंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, क्योंकि मोटर के केस में हम टर्मिनल से वोल्टेज देते हैं और जनरेटर के केस में हम टर्मिनल को, इस आर्मेचर को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं बाय द यूज ऑफ प्राइम मूवर। क्लियर हुआ, या एक्सटर्नल कोई डिवाइस जो रोटेट करवाएगा इसको। क्लियर हुआ सबको बात। अब देखो यहां से टर्मिनल तुमने वी वोल्टेज दिया, ये शॉर्ट शंट का केस हुआ। अब वी दिया, इस आर्मेचर का ईएमएफ ए है, ये है और इसका रेजिस्टेंस आरए है। ईएमएफ डेवलप हो गया, ठीक है। इसका कुछ मान लेना ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होगा वीवीडी। ये क्या है, आरएसएच है, ठीक है। ये आरएसएच है, ये आपका क्या है, आरएसी है। इसका कुछ रेजिस्टेंस, इसको मैं विजुअलाइज कर देता हूं, आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आरए को मैं ले लेता हूं, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं +2 माइनस। क्लियर हुआ। चलो देखो, ये +2 माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस हुआ, ये आरएसएच हो गया, ये वीवीडी हो गया, आरएसी हो गया। अब आपसे पूछ दे, बताओ कि इसमें ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, तो आप केवीएल लगा लीजिए, फिर से ऐसे लगाइए केवीएल। देखिए -2 प्लस फायदा, यानी घाटा से फायदा तो फायदा। फिर देखिए ये ऑब्जर्विंग एलिमेंट होता है इंडक्टर, तो +2 माइनस इंडक्टर क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस। डीसी के केस में क्या होता है, केवल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। इंडक्टर में दोनों कॉइल में क्या होता है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का इफेक्ट आता है। लेकिन डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या, 0। पता है ना सबको, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफएल। और डीसी के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल का वैल्यू 0, तो केवल रेजिस्टेंस का इफेक्ट रहता है। यानी ऑब्जर्व करें, देखो +2 माइनस यानी यहां से मान लो करंट आईएल जा रहा होगा, इसमें इंटर किया आईएल, इधर से निकला आईएसएच। देखो आईएल इनटू आरएसी, ये सभी तो सबको बुझा गया होगा अब तक। अब देखो +2 माइनस, फिर से इसमें आईए करंट जा रहा है, तो आईए इनटू आरए, फिर +2 माइनस माइनस ये माइनस वीवीडी। क्लियर हुआ सबको बात। चलो अब बताओ ईएमएफ ईए का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करो, सिंगल कर लो, ठीक है। यहां पर दिख रहा है सबको, विजुअल होगा मेरे ख्याल से। चलो ईए, अब देखो ईए को मैंने इधर भेज दिया, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, V माइनस आईएल इनटू आरएसी माइनस आईए इनटू आरए माइनस में वीवीडी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। किस केस में, तो शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड मशीन के केस में। अब आपसे पूछ दे कि आरएसएच आईएसएच है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो फिर से वही बात, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है जितना इसके क्रॉस होगा। अब देखना इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा आप लोग को। अगर मैं मान लेता हूं यहां तक का वोल्टेज V1, इसको मैं अभी बाहर रख रहा हूं, यहां से यहां तक के वोल्टेज को मैंने V1 मान लिया। तो अब ये बताओ ये V1 का वैल्यू कितना होगा, इस V1 का वैल्यू कितना होगा, इस V1 का, ये वाला V1 यहां से यहां तक के, ये +2 माइनस की बात कर रहा हूं, इस V1 का। तो ये बताओ इसमें जो ड्रॉप हुआ है ये आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, जो ये आर्मेचर ईएमएफ मिल रहा होगा, जो ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही तीनों का समेशन होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो देखो कितना होगा, और चाहे केवीएल लगा लो यहां पर भी, तो +2 माइनस यानी माइनस आईए इनटू आरए, फिर देखो +2 माइनस माइनस ईए, फिर देखो वीवीडी है, तो वीवीडी कर लो, फिर से 0। जब इतना कर दोगे तो क्या आएगा, जब इतना कर दोगे तो क्या आएगा, यहां से ईए जब सिंगल करोगे तो क्या, V1 माइनस आईए इनटू आरए माइनस ईए, सॉरी माइनस वीवीडी। चलो तो आपसे कोई पूछ दे कि केवल आर्मेचर के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, आर्मेचर, चलिए विजुअल नहीं होगा तो थोड़ा बहुत जंप कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये ईएमएफ जो होगा इतना आएगा। क्लियर होगा सबको बात। चलो अब इतना समझ में आया, आ गया होगा आपको। ये हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन की बात। अब आपसे पूछ दे लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। चलिए अच्छा ये भी देख लीजिए, ये टोटल वोल्टेज क्या होगा V1, और यही V1 इसके अक्रॉस एग्जिस्ट होगा, तो V1 बराबर क्या लिख दूंगा, ISH * RSH। तो ISH की वैल्यू आपसे कोई पूछ देगा तो लिखेंगे V1 बटा में RSH, ठीक है।
अब आपसे पूछ दे कि ये अगर ये टर्मिनल V टर्मिनल का वोल्टेज V है, इसका V1 है, तो अब ये बताइए इसके टर्म में अगर हमको बताना है कि टोटल वोल्टेज होगा इसके क्रॉस कितना होगा, इस RAC के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो क्या बोलिएगा इस टोटल वोल्टेज में से इस V1 को घटा दो तो ये RAC वोल्टेज मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि V1 में प्लस कर दो इस IL into RAC को, तो आपका क्या मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज भी, यही ना टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज प्लस ये टोटल वोल्टेज मिलकर क्या बना जाएगा, ये वाला मेरा टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज V बराबर क्या V1 प्लस IL into RAC। चलिए अब आप लोग का कंप्लीट हुआ ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। बस लास्ट आपका टॉपिक क्या बचा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन। लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन क्या होता है, आप लोग रोज रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है कि रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर ये धीरे धीरे आप लोग भूलते जाइएगा। मेरे ख्याल से आप लोग रिवाइज कर भी रहे होंगे। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन किसको बोलेंगे, नाम से पता चल रहा हो। अब इस केस में क्या होता है कि आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर के सीरीज में, और ये जो दोनों पैरेलल, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए सप्लाई, ये कनेक्शन जो हुआ आपका लॉन्ग शंट, देखो लॉन्ग दिख भी रहा होगा, उसमें क्या हो रहा था आपका डायरेक्ट इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दे रहे थे और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग किस में सीरीज में जोड़ दे रहे थे, यही ना होता था शॉर्ट शंट। लेकिन अब देखो ये लॉन्ग हो गया, क्या किया आप लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग के भी सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग जोड़ दिए, जिसके चलते ओवरऑल क्या हो गया लॉन्ग हो गया। अब इसका एक और डिसएडवांटेज हो गया कि आपने आर्मेचर तो पहले हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है, अब जब इसमें से एक्सटर्नल एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे यानी वाइंडिंग जोड़ देंगे तो इसका भी अपना रेजिस्टेंस आ गया, मतलब ये भी ड्रॉप करवाएगा, ये भी ड्रॉप करवाएगा, ये भी ड्रॉप करवाएगा। तो ये हमेशा याद कीजिएगा कि लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन में आपका ड्रॉप जो होता है वो एज कंपेयर टू शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन क्या होता है हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक और सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा है। क्लियर हुआ सबको बात, जब ये जुड़ेगा तो ऑब्वियस बात है इसका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, जब इसका रेजिस्टेंस होगा तो ये खुद भी वोल्टेज का ड्रॉप करवाएगा, जब ड्रॉप करवाएगा तो ओवरऑल जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा कम होगा। चलो देखेंगे डेरिवेशन से भी देखेंगे, बट मैंने समझाया है एक ओवरव्यू देगा। देखो ये आर्मेचर का ईएमएफ हो गया EA और ये रेजिस्टेंस होगा RA। मान लो मोटर केस है तो यहाँ से IA करंट डिलीवर कर रहा है आर्मेचर में IA और इसमें शंट में ISH हो रहा है, इसका वैल्यू RSH। सबको क्लियर है, इधर से भी आएगा, ये सभी दिक्कत नहीं ना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ किसी को दिक्कत नहीं ना है कैसे क्या होता है। चलो देखना, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये +2 माइनस होगा, ये भी +2 माइनस होगा, ये RA भी +2 माइनस को फॉलो करेगा और इसका कुछ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लीजिए VBD। चलिए इसमें KVL इक्वेशन लगाइए, KVL इक्वेशन लगाइए, यहाँ पे देखिए तो विजुअल है आप लोग का यहाँ पे। चलिए KVL अप्लाई KVL इक्वेशन, अप्लाई KVL इक्वेशन इन द लूप दिस। चलिए माइनस टू प्लस, घाटा से फायदा, फिर +2 माइनस, फायदा से घाटा हो गया, +2 माइनस यानी फायदा से घाटा यानी माइनस IA इनटू ये क्या है RAC है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RAC इनटू RAC। आगे देखो +2 माइनस कितना EA, फिर देखो माइनस VBD वही होगा इसका भी, और फिर आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा तो IA इनटू RA इक्वल्स टू 0। चलो EMF का वैल्यू बताओ, डेवलप EMF V माइनस IA इनटू RAC माइनस VBD माइनस IA इनटू RA। सही है सबको, केवीएल इक्वेशन सही है ना, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। देखो अब EA की बात करते हैं कि ये कितना होगा, तो V माइनस IA कॉमन मैंने दोनों में किया तो RAC प्लस RA। सही भी है क्योंकि देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग है
क्या लगा है, सीरीज में लगा है तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है तो दोनों ऐड हो गया, माइनस V लगेगा। तो आपसे कोई पूछ देगा कि लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन के केस में ईएमएफ आर्मेचर ईएमएफ कितना होगा, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं। आगे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपको ईएमएफ मिल गया, ठीक है, ईएमएफ मिल चुका है इसके क्रॉस, ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि इसमें आर्मेचर सॉरी इस शंट फील्ड वाइंडिंग में आपका अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, जो इसके क्रॉस का वोल्टेज होगा, इसी के क्रॉस का वोल्टेज होगा, और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है, V है, तो V बराबर क्या लिखेगा, ISH इनटू RSH, तो ISH का वैल्यू V/RSH। आप चाहें तो इस V को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से V बराबर क्या लिख दीजिएगा, ये टोटल बराबर में उधर, ठीक है, तो इस V के जगह क्या लिख दीजिएगा आप लोग, IARAC प्लस EA प्लस VBD प्लस IA इंटू RA बटा में RSH, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये सभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलिए लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन खत्म हुआ। चलिए अच्छा, एक और इस पे पॉइंट है, एक और है, बस 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास कंडक्ट करवा लेना, ठीक है, मैं दे दूंगा लाइव क्लास। चलो अब देखो, अब यही कंपाउंड जो मशीन है, कंपाउंड मशीन की बात करते हैं, तो इसके किसके आधार पर, इसके ओरिएंटेशन के आधार पर, वाइंडिंग के ओरिएंटेशन या फिर करंट के डायरेक्शन के आधार पर ये फिर से क्या दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा पार्ट, तो आप लोग जानते भी होंगे, जो कंपाउंड मशीन होता है, वाइंडिंग के ओरिएंटेशन या करंट के डायरेक्शन के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन और एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। मीनिंग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन, ठीक है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसके आप बताइए कम्युलेटिव कंपाउंड में मैंने क्या बोला कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग दो यूज होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एक मैग्नेट बनाने का काम करते हैं। अब ध्यान देना, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन कहने का मतलब क्या होगा कि जोड़ा होगा, एडिशन, कम्युलेटिव नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब जो आपका नेट फील्ड फ्लक्स होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा, सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स प्लस में शंट वाइंडिंग का फ्लक्स, यदि दोनों ऐड होकर मिल रहे हैं तो वो कौन सा मशीन होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन किसको बोलेंगे, जब आपका टोटल फील्ड फ्लक्स या नेट फ्लक्स बोलेंगे कितना होगा, जब आपका टोटल फ्लक्स जो होगा वो घट कर मिल रहा होगा, तब उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं डायग्राम की मदद से। मैंने बोला था कि इसके करंट के ओरिएंटेशन और वाइंडिंग के करंट के डायरेक्शन और वाइंडिंग के ओरिएंटेशन के आधार पर इसको बांटा गया। तो देखो फिगर देख लो, बस फिगर क्या होता है देखो। अगर मैं बात करूं कम्युलेटिव कंपाउंड की, तो ये हो गया मेरा सीरीज, इससे ये जो हो गया आर्मेचर से कनेक्टेड हो गया, यही होता था मेरा शंट वाइंडिंग, शंट मोटर का केस होता था, याद है, सॉरी कौन सा मोटर, शॉर्ट शंट का है ना, शॉर्ट शंट का ये ना फिगर होता था। चलो देखो, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से तुमने IL दिया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी जो फ्लो होगा ISH वो भी इस डायरेक्शन में होगा, इधर से IA हो गया, इसमें प्लस माइनस EMF ये डेवलप होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RA होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RA होगा। अब देखो प्लस टू माइनस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप मान लो VVD का हो रहा होगा, ध्यान दो। अब देखो इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या, लेफ्ट टू राइट, इसमें भी देखो लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, क्या है, सेम है। देखो अगर मैं बात करूं तो प्लस टू माइनस, जब तुम बात करोगे, जब दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियस बात है दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन सेम,
दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन सेम, तो ये बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने बात किया था नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स जनरेट होगा यानी सीरीज वाइंडिंग के द्वारा phi s, शंट वाइंडिंग के द्वारा phi s। ठीक, क्लियर है सबको बात, क्लियर है। अगर मैं आप लोग निकाल भी सकते हैं, यहाँ से क्या कीजिए एक शॉर्ट बनाइए, इसके थ्रू जो आप जानते हैं कि फ्लक्स सीरीज में ऐड होते हैं और सीरीज में क्या होते हैं ऐड होते हैं, किस केस में ऐड होंगे, ये देखिए इसका भी पोलैरिटी +2 माइनस है, इसका भी +2 माइनस है। जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर में पोलैरिटी टेस्ट बता रहा होगा तो वहां पर भी कंफर्म किया होगा, जब इसका एक टर्मिनल माइनस से दूसरा का पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो एडिटिव पोलैरिटी हो रहा है, याद आ रहा है सबको। एक टर्मिनल अगर माइनस है दूसरा का पॉजिटिव है, जब दोनों के एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो कौन सा एडिटिव पोलैरिटी होता है। तो ये कौन सा नेचर का एडिटिव पोलैरिटी, ऑब्वियस बात है कि दोनों का फ्लक्स जुड़ने वाला है। ठीक है, अब डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में क्या होगा कि ज्यादा कुछ नहीं सेम चीज रहेगा। देखो इसमें क्या किया जाता है, जो आपका करंट का डायरेक्शन है इसमें चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है देखना, सही है। फिगर मिला लेना, फिगर एक बार अपने नोट्स से, सही है फिगर। अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर, यानी दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या अपोजिट। अब दोनों का करंट का डायरेक्शन तो थोड़ा अजम्पशन करना, ये कंडक्टर है, अब इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है। चलो राइट हैंड रूल लगाओ, करंट का डायरेक्शन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां दिमाग में अपना फिगर बना लेना, देख लो ये कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर में इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेकंड बात देखना, अब ये वाला वाइंडिंग ले रहा हूं, इस वाइंडिंग का करंट का डायरेक्शन इधर, इस वाले का इधर। तो अब बताओ इधर, तो इसमें आप लगाइए राइट हैंड रूल, तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ, पहला केस में इस प्रकार से चल रहा था, दूसरा का इस प्रकार, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट करने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में क्या होता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है phi माइनस phi। चलिए समझ में आया सबको। अब फिर से आप लोग के भी लगा लीजिए कि हमको बताना पड़ेगा, वैसे भी बता चुके हैं लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड मशीन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।